हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th साइंस के फिजिक्स चैप्टर से बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सरल समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। इसका अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। क और ख दोनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी सीधी रेखा में। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करेगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो काली रंग की होगी। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी? तो काली बनेगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है तो छाया और उपछाया। ए बी दोनों या को दोनों हो जाएगा। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो वृत्ताकार बनती है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? तो प्रकाश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक रूप है तो ऊर्जा का। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन के कंधों को क्या कहते हैं? तो गर्म करती है, तो प्रकाशित करती है। माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा का रूप है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? तो किसी प्रकार के माध्यम नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश का बिंदु पथ है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं इसका अगला क्वेश्चन, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है और प्रकाश पुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण कर अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है? तो पूर्ण रूप में परावर्तित करता है। तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज पारभासक होता है। कैसा होता है? पारभासक होता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। यानी तरंग माना गया, कण माना गया, तो नहीं, इनमें से कुछ नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो समांतर प्रकाश पुंज होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, तो अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है कि F बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। क दोनों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। ध्रुव के दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण को क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। अवतल दर्पण के प्राकरण
में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है तो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि नई कर्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक। कैसा? ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है तो दर्पण तथा पर्दा के बीच के दूरी को क्या हो जाएगा? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के प्रक्रम में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा धनात्मक। कैसा होगा? धनात्मक। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है तो उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल और उत्तल। कैसे? क्या हो जाएगा? समतल और उत्तल। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है तो उल्टा होती है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है, उसे इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी 20 सेंटीमीटर। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब होगा काल्पनिक और बड़ा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक और बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है तो उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल दर्पण की। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं तो अवतल दर्पण। कैसा हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि I बराबर R नहीं लागू होता है किसी में भी, किसी में नहीं। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है तो संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता, इसके सामने D दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। D का मान कितना होगा तो 20 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है या तो समतल या तो उत्तल। क्या हो जाएगा? या तो समतल या तो उत्तल। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से
कौन होता है? तो अवतल दर्पण होता है। कौन होता है? अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए तथा ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने? तो वक्रता केंद्र पर रखा जाए। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो एक गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में सघन होगा। प्रकाशिक सघन होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो प्रकाशिक माध्यम है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि कांच से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है? तो कुछ भाग पर परावर्तित होती है, कुछ भाग अपवर्तित होती है, कुछ भाग अवशोषित होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें हो सकती है? इनमें से सभी में हो सकती है। दर्पण द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, लेंसों द्वारा अपवर्तित, फोकसित। अगला क्वेश्चन है कि किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होगा? तो बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे को क्या करता है? तो समांतर होती है। एक दूसरे का समांतर होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण है तो 90 डिग्री है। कितना होगा? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के किरण की आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि आँखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फलक में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है जिसमें आँखों को तारे दिखते हैं तो टिमटिमाते हुए। कैसा? टिमटिमाते हुए। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है तो आभासी स्थिति के कारण। आभासी स्थिति का। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है छोटा अक्षरों में पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा वस्तु उपयुक्त होता है? छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों से ही। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हवा में टांगी वस्तु को पानी के अंदर से
पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से अधिक दूर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी +5 डायोप्टर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है, विचलन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी। अगला क्वेश्चन है जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल हो तो समतलोत्तल लेंस कहलाता है, समतलोत्तल लेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी +50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है फोकसांतर से कम दूरी पर। क्या हो जाएगा? फोकसांतर से कम दूरी पर। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। क्या हो जाएगा? फोकस पर। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा? तो कांच की आयताकार सिल्ली की तरह, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, तो लेंस के मुख्य फोकस पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब अपवर्तन होता है ऋणात्मक। कैसा होता है? ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, तो ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो मात्रक विहीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी होती है सभी। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और बड़ा, छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस का उपयोगिता है, तो सूक्ष्मदर्शियों के लेंस। क्या हो जाएगा? सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में। अगला क्वेश्चन है किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है 1/f। अगला क्वेश्चन है डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगा। कितना? 1 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी -20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है, तो शीशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अभिलंब की ओर होता है। क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है
जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब से दूर हट जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? तो अपवर्तन कहलाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।